नमस्ते, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र दर्शन। सबसे पहले मैं सरदार भगत सिंह की जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन करता हूँ। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह और वीर सावरकर, इन दोनों ने कई अवसर पर एक दूसरे के कार्यों का उल्लेख किया। वसाहतवादी शक्तियों के विरुद्ध एक दूसरे के संघर्ष का समर्थन करने वाले लेख लिखे। भगत सिंह लिखते हैं, विश्व प्रेमी वो वीर है जिसे उग्र विद्रोही कट्टर अराजकतावादी कहने में हम जरा भी संकोच नहीं करते। वही वीर सावरकर, विश्व प्रेम की लहरों से चलते चलते वो रुक जाते थे, ये देखकर कि नरम घास पांव के नीचे कुचल ना जाए। भगत सिंह ने विश्व प्रेम नाम का अग्र लेख मतवाला अंक में 2 बार छापा, 15 और 22 नवंबर 1926 को। सावरकर जी कई बार कहते थे, हमारा अंतिम लक्ष्य वैश्विक बंधुभाव है, राष्ट्रवाद केवल वहां पहुंचने के लिए पहला कदम है। भगत सिंह ने सावरकर जी का जो वर्णन किया वो संत तुकाराम महाराज के मेणाहून मऊ आणि वज्राहून कठोर, मोम से कोमल वज्र से कठोर इस काव्य से बिल्कुल मिलता है। उन दिनों सावरकर जी पर राजनीति में भाग लेने पर पाबंदी थी। जिलाधिकारी की अनुमति के बिना वो रत्नागिरी के बाहर नहीं जा सकते थे। सावरकर जी ने इन शर्तों को स्वीकार किया, परंतु भगत सिंह ने उनकी आलोचना में एक अक्षर नहीं लिखा। इससे साफ पता चलता है कि ये दोनों क्रांतिकारी एक दूसरे के दिल और दिमाग को अच्छी तरह समझ गए थे। मदन लाल ढींगरा और सावरकर जी के बारे में भगत सिंह लिखते हैं, 1 जुलाई 1909 को इंपीरियल इंस्टीट्यूट के जहांगीर हॉल में एक कार्यक्रम हुआ। सर कर्जनवाली वहां पर गए थे। वो 2 लोगों से बात कर रहे थे। उनके सामने मदन लाल ढींगरा आए और उन्होंने पिस्तौल निकालकर उन पर गोलियां चलाई। उसके बाद फिर उनको पकड़ लिया। उसके बाद क्या कहना, पूरी दुनिया में रोष था। सभी ने पूरे दिल से ढींगरा को गाली देना शुरू कर दिया। उनके पिताजी ने पंजाब से तार भेजा और उसमें लिखा कि मैं अपने बेटे को एक विद्रोही और हत्यारे आदमी के रूप में अस्वीकार करता हूँ। भारतीयों ने बड़ी बैठक के लिए बड़े भाषण दिए, बड़े प्रस्ताव आए, सब निंदा की ही थे। सावरकर साहब भी ऐसे नायक उस समय थे जिन्होंने खुलकर ढींगरा का समर्थन किया। सबसे पहले तो उन्होंने ढींगरा की निंदा का प्रस्ताव का विरोध किया और बहाना बनाकर कहा कि यह मुकदमा अभी न्यायालय में चल रहा है, इसलिए ढींगरा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक अंग्रेजी युवक ने उनको घूसा मारा और कहा, देखो अंग्रेजी घूसा कितना सीधा लगता है। एमपीटी आचार्य ने उस अंग्रेजी युवक के सर पे डंडा मारते हुए कहा, देखो भारतीय डंडा कितना सीधा चलता है। 1926 में पंजाबी हिंदी साहित्य सम्मेलन के लेख में भगत सिंह लिखते हैं, मुसलमानों में भारतीयत्व का अभाव है, पूरे भारत की एक ही भाषा होनी चाहिए, वो भी हिंदी। परंतु वो इस बात को नहीं समझ पाते और उर्दू की प्रशंसा करते हुए एक तरफ हो जाते हैं। आगे भगत सिंह लिखते हैं, हम चाहते हैं मुसलमान भाई भी अपनी आस्था का पालन करें, लेकिन भारतीय भी उसी तरह बने जैसे कमाल और तुर्क है, और यही भारत को बचाएगा। भाषा जैसे आदि प्रश्नों को हमें बड़े दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ना कि धार्मिक समस्या बनाकर। भगत सिंह जी के जो विचार है वो सावरकर जी ही नहीं बल्कि गुरु जी के बंच ऑफ थॉट से भी अनुरूप है। भगत सिंह ने 1857 से प्रेरणा ली थी और उस पुस्तक की प्रतियां भी निकालकर रत्नागिरी भेजी। वीर सावरकर के बड़े भाई बाबाराव सावरकर, इनका सीधा संबंध चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु से था। राजगुरु उनके अनुयायी थे और चंद्रशेखर आजाद के साथ कई बार उनकी बैठक और चर्चा हुई थी। सावरकर जी ने 1929 और 30 के दरमियान चंद्रशेखर आजाद पर अपने श्रद्धानंद साप्ताहिक में कई लेख लिखे थे। महाराष्ट्र के गांधीवादी इतिहासकार स्वर्गीय यदि फडके कहते हैं कि भगत सिंह अपनी किताब शोध सावरकरांचा, इसमें वो लिखते हैं कि भगत सिंह ने 1857 से प्रेरणा ली, परंतु हिंदू पदपातशाही को पूरी तरह से अनदेखा किया। अब एक नई बात सामने आई है, भगत सिंह ने हिंदू पदपातशाही से भी प्रेरणा ली थी। वो अपनी जेल की डायरी में कई लेखकों के उद्धरणों को नोट करते थे। उनकी डायरी में 7 भारतीय लेखक है, मात्र सावरकर ही ऐसे एक लेखक है जिनके 6 उद्धरणों को उन्होंने अपनी डायरी में शामिल किया, वो भी हिंदू पदपातशाही से, जो इस प्रकार के है। वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। बलिदान जो अंततः सफलता की ओर नहीं ले जाता वह आत्मघाती है, और इसीलिए मराठाओं की युद्ध नीति में उसका कोई स्थान नहीं था। मराठों से लड़ना हवा से लड़ने जैसा है, पानी पर वार करना है। जो हमारी उम्र की बनी हुई है, जिसे इतिहास को बिना लिखे वीरतापूर्ण कार्य करने की क्षमता और अवसर के बिना उन्हें जीवन में वास्तविक रूप देने के लिए गाना है। राजनीतिक बेड़ियों को किसी समय आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन सांस्कृतिक वर्चस्व की बेड़ियों को तोड़ना कठिन है। जाओ स्वतंत्रता, जाकर मूर्ख आक्रामकों से कह दो, तुम्हारे लिए रक्त बहाना, एक युग तक रक्त बहाना एक क्षण श्रृंखला में सोने से अधिक मधुर है। धर्मांतरित होने से मरना बेहतर, ये घोषणा उन दिनों हिंदुओं में प्रचलित थी, परंतु रामदास इसके विरुद्ध खड़े हुए और कहा, धर्मांतरित होने से मरना अच्छा है, परंतु ना मरना ना धर्मांतरित होना, बल्कि हिंसक शक्ति को मारे और धार्मिकता के कारण विजय प्राप्त करते हुए मरना अधिक अच्छा है।
भगत सिंह द्वारा प्रस्तुत समाजवादी विज्ञान आधारित राष्ट्र का जो चित्र है, सावरकर जी के विज्ञान आधारित हिंदू राष्ट्र से बिल्कुल मिलता है। कुरान और वेद का त्याग करके विज्ञान का स्वीकार करना चाहिए। नेहरू जी के इस विचार का सावरकर जी समर्थन करते हैं। सावरकर जी के हिंदुत्व का तत्वज्ञान या उन्होंने ब्रिटिशों की शर्तों को स्वीकार किया, परंतु भगत सिंह ने उनकी आलोचना में कोई परिच्छेद, लेख, उद्धरण कुछ नहीं लिखा था। हिंदुओं का पक्ष लेकर मुसलमानों की हत्या का समर्थन करने वालों की वो आलोचना करते थे, परंतु उनकी यह आलोचना सावरकर जी पर लागू नहीं होती और ना ही उनसे अभिप्रेत है। मुसलमानों का राष्ट्रीयत्व, धर्मांतर विरोध, हिंसा, अहिंसा, विज्ञान, इन मुद्दों पर भगत सिंह और सावरकर जी के विचार मिलते जुलते थे। भगत सिंह के सहयोगी यशपाल कहते थे कि क्रांतिकारी आंदोलन में सावरकर बंधु ही हमारे नेता है। उन दिनों लाहौर में साइमन कमीशन आया था, उसके विरोध का नेतृत्व किया था लाला लाजपत राय ने। उन पर स्कॉट और स्कॉन्डर्स नामक पुलिस वालों ने लाठियां चलाई थी। इस लाठी हमले में लालाजी गंभीर रूप से घायल हुए थे और 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। उसके दूसरे ही दिन रत्नागिरी में एक शोक सभा हुई। जो राजनीतिक विचार सावरकर जी खुद नहीं कह सकते थे, वो उन्होंने अपने अनुयायी शंकर मोगे से कहलवाए। उस शोक सभा में वो संदेश भेजते हैं, लालाजी की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए आगे बढ़ो। उन्होंने दिसंबर 1928 को एक मराठी लेख लिखा था, लालाजींवर लाठी हल्ला, मतलब लालाजी पर लाठी हमला, और जनवरी 1929 में लिखा था लालाजींच्या वाङ्मयांचा परिचय, लालाजी के साहित्य का परिचय। ये दोनों लेख उन्होंने अपने श्रद्धानंद में लिखे थे। लालाजी पर लाठी हल्ला करने वाले सॉन्डर्स को भगत सिंह और राजगुरु ने मार गिराया, परंतु गांधी जी ने उनके खिलाफ एक लेख लिखा था, डिस्कर्स ऑफ असैसिनेशन, हत्या का संकट। उनको लालाजी की मृत्यु से ज्यादा सॉन्डर्स की जो हत्या हुई उसका वो हिंसा ज्यादा तो उनके लिए दुखदायक थी। उसको जवाब देते हुए सावरकर जी ने अपने श्रद्धानंद में लिखा, सोडाची ब्याद की हत्याची ब्याद, मतलब प्रतिशोध का संकट या हत्या का संकट। यह आर्टिकल लिखकर उन्होंने भगत सिंह और राजगुरु का समर्थन किया। जैसे ही उन्होंने सॉन्डर्स को मारा था, सावरकर जी ने अपने घर में अपने मित्रों को और आसपास के नौजवानों को बुलाकर इस घटना का महत्व समझाया और कहा, ऐसे प्रतिशोध की घटनाएं जैसे जैसे घटेगी वैसे वैसे स्वतंत्रता नजदीक आएगी। नौजवानों को वीर वृत्ति की उपासना करके इस अन्याय का भगत सिंह की तरह ही प्रतिकार करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। 7 अक्टूबर 1930 को जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन तीनों को फांसी की सजा सुनाई, उसके दूसरे ही दिन 8 अक्टूबर को मुंबई के लेमिंगटन पुलिस स्टेशन पर गोलियां चलाई थी और इस गोलीबारी में सावरकर जी के सहकारी पृथ्वी सिंह आजाद, दुर्गा भाभी और अन्य कई लोग थे। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इन तीनों को फांसी दी। उसके दूसरे ही दिन भगत सिंह के ऊपर सावरकर जी ने एक कविता लिखी थी, हा भगत सिंह हा या। 26 मार्च को सावरकर जी के घर पर एक काला झंडा लहराया था, जबकि उनके घर पर हमेशा भगवा झंडा ही लहराता था। यह काला झंडा लहरा कर उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनकी फांसी का निषेध किया था। आपको याद होगा कि पिछली बार कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट की थी, जिसमें भगत सिंह के ऊपर उन्होंने पैट्रियट लिखा था और सावरकर जी के ऊपर ट्रेटियर लिखा था। जो ऐसी मानसिकता रखते हैं और उन दोनों की ऐसी तुलना करते हैं, उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए। जय हिंद।